थर्ड मैरिज भी बता दीजिए, वो कौन से घर से थी? थर्ड मैरिज आल्सो विल सी फ्रॉम सेकंड हाउस ओनली। साहब जो हैं हमारे रुड़की के, हमसे 15 साल सीनियर आपके पिताजी हैं। ओह आई सी, अच्छा वंडरफुल। तो हाँ इनमें हिंदुस्तानी सनातनी डीएनए तो है ही, साथ ही साथ और जी आईटी जी, का भी डीएनए है। इसलिए मुझे वेरी बहुत गुड अच्छा लग रहा वंडरफुल। है। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ आप आए आज, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। नहीं, थैंक यू जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज। मैं एक्चुअली जी एमेच्योर एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी में मेरी इंटरेस्ट है। तो जो बीबी रमन साहब हैं, उनके जी आप जी जी, फॉलोअर हैं, मुझे लगता है मैं पढ़ रहा था कि 20वीं नहीं जी, वेरी सेंचुरी गुड। के महान एस्ट्रोलॉजर थे ये तो। इनके ही वाज ग्रैंडफादर भी वन ऑफ एस्ट्रोलॉजर द, थे, इन्होंने तमाम बुक्स लिखी। correct, correct. He was one of the best astrologer, and I met him also in Bangalore at that time. एक फीमेल का हॉरोस्कोप आपने दिया है, जिसमें डेट है 28 नवंबर 1990 और टाइम है 10:20 और प्लेस जो है लखनऊ है। तो आई होप दिस इज करेक्ट कि यस। ये करेक्ट। अब ज्योतिष में जहाँ तक मैरिज का सवाल है, और बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम जैसे मैरिज की बात करते हैं तो सातवां भाव एकदम से हमारे दिमाग में आता है कि सातवां भाव देखना शुरू करो और उससे हम मैरिज के बारे में सब कुछ पता लगा लेंगे। ये बिल्कुल गलत एक मिसकंसेप्शन है जो हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। शादी के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, और जब भी हम शादी की बात करेंगे तो उन सब भावों को भी जो इम्पोर्टेंट है मैरिज के लिए उनको भी हमें एनालाइज करना पड़ेगा अपने हॉरोस्कोप में। और मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो भाव है शादी के लिए वो फर्स्ट भाव है। हम जो शादी होती है दो व्यक्तियों में होती है, आप खुद हैं और आपका जीवन साथी है। खुद को हम पहले भाव से देखते हैं और जीवन साथी का जो पर्सनैलिटी टेम्परामेंट नेचर है वो हम साथ में भाव से देखते हैं। अगर आप खुद ठीक हैं, अगर आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप बहुत एडजस्टेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो जीवन साथी कैसा भी हो शादी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप खुद ठीक नहीं है तो जीवन साथी कितना भी अच्छा क्यों ना हो शादी नहीं चलेगी। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले जो है हमें पहले भाव को देखना चाहिए कि पहले भाव की क्या पोजीशन है शादी के मामले में। उसके बाद हम सेकंड हाउस को देखते हैं, दूसरे भाव को। दूसरे भाव से भी हम कई सारी चीजें देखते हैं, जैसे वेल्थ है, पैसा इंपॉर्टेंट है मैरिज के लिए। एक आप किस भाषा का उपयोग करते हैं बोलने में, आप बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, हार्श स्पोकन है। अगर आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं तो आपको 100 गुण माफ होते हैं, कोई माइंड नहीं करता। लेकिन आप बदतमीजी करते हैं बोलने में तो कोई टॉलरेट भी नहीं करता आजकल जो है। इसके अलावा जो चीटिंग होता है हस्बैंड एंड वाइफ की ऑन द फाइनेंशियल मैटर्स, तो दैट आल्सो वी सी फ्रॉम सेकंड हाउस। और सेकंड हाउस इज आल्सो द हाउस ऑफ अननेचुरल सेक्स, कि अगर आप अननेचुरल सेक्स में इन्वॉल्व हैं वो भी मैरिज लाइफ को इफेक्ट कर सकता है। फोर्थ हाउस है डोमेस्टिक हैप्पीनेस, हम देखते हैं बहुत से परिवारों में देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ बाहर बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर का ताला खुलता है लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं। वो फोर्थ हाउस का कमाल है। सेवेंथ हाउस आपके स्पाउस की, जैसा आपके लिए लग्न आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी है, ऐसे ही सेवेंथ हाउस आपकी पर्सनैलिटी, स्पाउस की पर्सनैलिटी। एट्थ हाउस जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस फ्रॉम मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू। इसको हम हिंदी में मांगल्य स्थान भी कहते हैं। और मांगल्य स्थान का अर्थ होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैरिटल बॉन्ड, कि जो वैवाहिक बंधन है वो कितना मजबूत है। सेवेंथ हाउस कितना भी अच्छा हो, बाकी हाउस कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर एट्थ हाउस एफ्लिक्टेड है विद द मैलेफिक प्लैनेट लाइक मार्स सैटर्न राहु, तो शादी नहीं चलेगी, क्योंकि शादी का बंधन जो है बहुत वीक हो जाता है उस केस में। और इससे भी हम स्पाउस का वेल्थ भी देखते हैं, स्पाउस के लिए मारक स्थान भी है। और ये और भी जैसे हमारी जो हम कहेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस का भी हाउस है, तो वो भी हम इस हाउस से देखते हैं। यही दो समस्या है आजकल मैरिज में, एक सेपरेशन डाइवोर्स है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है। तो दोनों चीजें हम एट्थ हाउस से देखते हैं, इसलिए एट्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। ट्वेल्थ हाउस है, ट्वेल्थ हाउस जो है वो सेवेंथ हाउस से सिक्स्थ हाउस होता है। लॉसेज इन द मैरिज, लॉस ड्यू टू मैरिज, लॉस ऑफ स्पाउस, लॉस ड्यू टू स्पाउस। और ये हाउस जो है हमारे स्लीपिंग कंफर्ट्स का भी है, जिसको हम शैया सुख कहते हैं, कि
4th हाउस से तो हम घर में एंटर करते हैं तब झगड़ा शुरू होता है हमारा, और 12th हाउस में जब हम सोने के लिए जाते हैं तब झगड़ा हस्बैंड वाइफ के बीच में शुरू होता है, वो 12th हाउस बताएगा। 12th हाउस जैसे 8th हाउस से हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप देखते हैं, 12th हाउस से हम एक्स्ट्रा मैरिटल कैजुअल सेक्स देखते हैं। 12th हाउस हमारा इम्पोर्टेंसी का भी हाउस है, वेनरल डिसीजेस का भी हाउस है। तो ये सारे हाउसेस जो है वो शादी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर शादी के कुछ कारक होते हैं प्लैनेट, और फीमेल के केस में जो शादी का कारक है जुपिटर है, गुरु है, और मेल के केस में शादी का कारक वीनस है और शुक्र जिसको हम बोलते हैं। और क्योंकि सेक्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है मैरिज में, तो सेक्स का जो कारक है मेल में तो वीनस ही है, लेकिन फीमेल में जो कारक है वो मार्स है। और एक ज्योतिष में कहावत है या एक सेइंग है कि कारक नश्यंति भावा, कारक भाव का नाश करता है। और ये बाकी केसेस में तो मेरे ख्याल में एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मैरिज के लिए ये 100% एप्लीकेबल है। मैरिज के लिए 100% एप्लीकेबल है कि अगर शादी का कारक अगर मैरिज के हाउस में अर्थात 7th हाउस में होता है तो शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये फीमेल का हॉरोस्कोप हम देख रहे हैं। और इसके अलावा एक जो डिविजनल चार्ट है जिसको हम नवांश चार्ट बोलते हैं शादी के लिए, उसको भी हमें एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि जो भी हमें इंडिकेशन मिलते हैं लग्न चार्ट से वो एक्चुअल में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो हम नवांश चार्ट से भी देखेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये फीमेल का हॉरोस्कोप है तो सबसे पहले जहां तक लग्न का सवाल है, लग्न तो इसका जो लॉर्ड है शनि है, और शनि के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो लग्न की पोजीशन ठीक है, खुद का व्यक्ति का नेचर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर हम 7th हाउस को देखेंगे तो यहाँ देखिए जो भी हम बात कर रहे थे कारक भाव का नाश करता है, तो जुपिटर जो है यहाँ पर 7th हाउस में प्लेस्ड है, शादी के भाव में प्लेस्ड है। तो नेचुरली इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन द मैरिज, या तो मैरिज होने नहीं देगा, या मैरिज डिले कराएगा, या अगर मैरिज हो भी जाएगी तो मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन द 7th हाउस। और वैसे भी क्योंकि अगर हम नेचर देखें प्लैनेट का तो जुपिटर गुरु है, एंड 7th हाउस हमारा भोग का स्थान है, हाउस ऑफ सेंसुअल प्लेजर है। अगर हम गुरु को भोग के स्थान में बैठा देंगे तो गुरु कैसा फील करेगा? गुरु बिकम्स मोस्ट अनकंफर्टेबल इन दैट पोजीशन, मुझे कहाँ फंसा दिया, मुझे निकालो यहाँ से जो, तो इसलिए वो शादी को बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पर जुपिटर जो है वो 7th हाउस में प्लेस्ड है, पहली चीज। सेकेंडली अगर हम देखें कि इस 7th हाउस की क्या पोजीशन है, तो मंगल है, मंगल 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर शनि है, शनि 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो राहु तो घर ही है, तो केतु यहाँ पर है ऑलरेडी। तो ये जो हाउस है वो भी एफ्लिक्टेड है, वो भी जो है एफ्लिक्टेड है, एंड दैट इज द मेनली द कॉज ऑफ डिले इन मैरिज। एक तो कारक वहां पर प्लेस्ड है जुपिटर 7th हाउस में, और ये हाउस एफ्लिक्टेड भी है जिसकी वजह से शादी में डिले हो रहा है। और थोड़ा सा हम नवांश चार्ट को भी देखेंगे कि नवांश चार्ट क्या इंडिकेट करता है इसमें। नवांश चार्ट ये है, तो नवांश चार्ट में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी डिविजनल चार्ट में उसका लग्न, फर्स्ट हाउस। अगर फर्स्ट हाउस एफ्लिक्टेड होता है तो हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख नहीं मिलता, लेकिन अगर फर्स्ट हाउस वेल प्लेस्ड है तो एटलीस्ट वी आर एश्योर्ड कि हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख मिलेगा। तो यहाँ पर इसका लॉर्ड शनि है, शनि उपचय स्थान में प्लेस्ड है, एंड एसोसिएटेड विद दिस टू बेनिफिक प्लैनेट्स जुपिटर एंड वीनस। तो शनि का प्लेस अच्छा है। और यहाँ पर अगर हम 7th हाउस को भी देखें तो जुपिटर का एस्पेक्ट है इसके ऊपर, तो दिस टू आर पॉजिटिव इंडिकेशन। जो हमें लग्न से थोड़ा सा नेगेटिव भी मिल रहा था कि शादी होगी या नहीं होगी या डिले क्यों हो रहा है, तो जो नवांश चार्ट है वो थोड़ा सा फेवरेबल है कि वहां पर लग्न का प्लेसमेंट भी ठीक है और 7th हाउस का भी प्लेसमेंट
ठीक है। तो ये इंडिकेट ये करता है कि शादी तो होनी चाहिए, डिले तो है, दैट इज ऑल राइट, बट शादी जो है वो होनी चाहिए। अब कब होगी शादी, अब डिपेंड करेगा कि दशा किसकी चल रही है, या जो प्लैनेट का गोचर है वो किस पोजीशन में है। तो यहाँ पर अगर हम दशा का देखें तो दशा किसकी चल रही है, वीनस और मार्स का पीरियड चल रहा है, शुक्र में मंगल का पीरियड चल रहा है। और जब हम देखते हैं कि जब एक प्लैनेट की महादशा है, एक की अंतर्दशा है, तो हमें रिजल्ट किस प्लैनेट के मिलेंगे, महादशा लॉर्ड के मिलेंगे या अंतर्दशा लॉर्ड के मिलेंगे। तो वीनस मार्स में जो भी प्लैनेट स्ट्रॉन्गर होगा उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम वीनस का षटबल देखें या वीनस की स्ट्रेंथ देखें तो दैट इज 4.6 रूपा, जबकि मार्स है 5.4 रूपा। तो मार्स इज स्ट्रॉन्गर, तो हमें मार्स के रिजल्ट मिलने चाहिए। पहली चीज, इस पीरियड में हमें मार्स के रिजल्ट मिलेंगे। और गोचर में अगर हम थोड़ा सा पोजीशन देखें कि गोचर में प्लैनेट की क्या पोजीशन है, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि आज के दिन जो गुरु का जुपिटर है वो इस 1 नंबर मेष राशि में है, और यहीं पर राहु का भी गोचर हो रहा है आजकल 1 नंबर राशि में, गुरु का भी हो रहा है और राहु का भी हो रहा है, और शनि का गोचर यहाँ पर है। और शनि का गोचर होने से यहाँ पर 7.5 भी शुरू हो गई है, और मून के ऊपर शनि का प्रेशर भी आ गया है। और शादी में दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक तो जो हमारा 7th हाउस है उसका लॉर्ड हो, या कोई कारक हो, या एक सेक्स का भी कारक है, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि शादी का कनेक्शन उससे भी है। और जब डिसीजन लेने की पोजीशन आती है तो उसमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि मून और सैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब तक हम सैटर्न का प्रेशर माइंड के ऊपर नहीं पड़ता हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम तलाश करते रहते हैं, रिजेक्ट करते रहते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन जब मून के ऊपर सैटर्न का प्रेशर पड़ता है तो हम इमीडिएटली डिसीजन ले पाते हैं उस केस में। तो यहाँ पर 7.5 शुरू हो गई है पहली चीज, तो मून इज अंडर प्रेशर ऑफ सैटर्न। तो ये एक पोजीशन अब ऐसी आई है जिसमें हम जो ये नेटिव है वो शी कैन मेक ए डिसीजन नाउ अबाउट मैरिज। सेकेंडली, जब ये यहाँ पर जुपिटर का ट्रांजिट होगा, एंड दिस विल बी इन द May 2024, May 2024 में जो जुपिटर का ट्रांजिट होगा वो इस राशि में होगा, 2 नंबर राशि में। और यहाँ पर मंगल का प्लेसमेंट है ऑलरेडी, मंगल इज ए कारक फॉर सेक्स इन द केस ऑफ फीमेल। और दूसरा यह है कि ये मंगल इज लॉर्ड ऑफ क्वाड्रेंट हाउस प्लेस्ड इन ए ट्राइन हाउस, लॉर्ड ऑफ क्वाड्रेंट हाउस प्लेस्ड, तो मंगल इससे राजयोग कारक प्लैनेट, एंड दिस हाउस इज अगेन समहाउ एसोसिएटेड विद द मैरिज आल्सो, दिस हाउस एक्चुअली में, क्योंकि ये 11th है फ्रॉम द 7th हाउस, तो दिस इंडिकेट्स गेन्स ऑफ मैरिज आल्सो। और जब जुपिटर यहाँ पर आएगा अप्रैल के बाद, अप्रैल 24 के बाद, और इसको वीनस को भी देखेगा, लग्न को भी देखेगा, और शनि का प्रेशर ऑलरेडी उनके ऊपर है, शुरू हो गया है। और दशा भी जैसे मैंने कहा कि वीनस मार्स का पीरियड चल रहा है जो कि 1 अक्टूबर 24 तक है, और मई के महीने में जो जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ पर होगा, तो दैट इंडिकेट्स कि जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ पर होगा इस राशि में, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस फीमेल मैरिड एक्चुअली। और मैं ये कह सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर, समवेयर टुवर्ड द मिडिल ऑफ द नेक्स्ट ईयर, या बाय द एंड ऑफ 3rd क्वार्टर, ये शादी जो है होने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इस केस में। तो ये इस फीमेल के बारे में है। तो कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। मैं जैन साहब चाहूँगा कि डॉक्टर कर्णवाल इस बारे में कोई सीधी बात करना चाहें तो निश्चित रूप से करें। और डॉक्टर कर्णवाल, आपका स्वागत है, आप कुछ कहें तो अच्छा लगे। जैन साहब, ये जो पहले 1st हाउस में राहु है और जी 4th और 7th हाउस में केतु है, क्या जी इससे मैरिज का डिले या मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ सकती है?
नहीं, देखिए, एक प्लैनेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राहु हो या केतु हो। प्रॉब्लम जब होती है देन व्हेन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन 2 प्लैनेट इन ए हाउस। तो जुपिटर केतु के साथ है, तो केतु इज नॉट ए प्लैनेट विच क्रिएट्स प्रॉब्लम, एंड नाइदर राहु can create a problem as a single planet. Actually, that only indicate that some effect on the nature of the person, personality of the person, but marriage में delay वगैरह या कोई problem नहीं करेगा वो, एक planet। ये डॉक्टर कर्णवाल आप कह रहे थे कि एग्जैक्ट डेट भी पता लग सकती है, उस बारे में कोई प्रश्न करना चाहें तो आप। नहीं, देखिए, जब हम उसका ये करेंगे, we can find out the date also। अब यहाँ देखिए, ये ट्रांजिट हो रहा, ये सॉरी सब पीरियड है एक्चुअली, और ये वीनस यहाँ पर योग कारक प्लैनेट है, वीनस 11th हाउस में प्लेस्ड है, जुपिटर वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो जहां तक डेट का सवाल है, ये जून और जुलाई का महीना इंडिकेटेड है, जून 24 या जुलाई 24 में उस में शादी हो जानी चाहिए। तो ये हम पिन पॉइंट भी कर सकते हैं डेट कि दिस इज इन द मंथ ऑफ जून। राजेश ओराय जी, इस जातक के संबंध में मैरिज डेट के बारे में अगर कोई सीधी बात आपको कर दी है तो आप करिए। अनिल जी, जून जुलाई एक बार फिर से बताएंगे कैसे पहुंचे हम लोग? मैंने कहा कि एक तो जुपिटर यहाँ पर है, तो आप डेट के बारे में पूछ रहे हैं क्या? हाँ, डेट के बारे में हाँ। ये सब पीरियड हमने निकाला, वीनस हाँ मार्स की जी। दशा में सब पीरियड हमने ये तो कह दिया कि वीनस मार्स की दशा में शादी हो जानी चाहिए, यस। लेकिन कब होगी दैट विल बी इंडिकेटेड बाय द सब पीरियड, कि जब सब पीरियड फेवरेबल होगा उस पीरियड में शादी हो जाएगी। तो ये जो वीनस है, वीनस यहाँ पर फेवरेबल है फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। तो वीनस जो है ये इसका जो सब पीरियड है, ये कहाँ गया, नो सॉरी, ये वीनस मार्स में ये जो वीनस का पीरियड है, ये 26 मई से लेके 5 अगस्त तक है। तो इस पीरियड में जो है वो शादी हो जाएगी। और अगर हम बाकी भी और माइन्यूटली कंसिडर करेंगे, तो बाकी प्लैनेट का भी अगर ट्रांजिट करेंगे तो वी कैन पिन पॉइंट इवन द डेट आल्सो। बट यहाँ ब्रॉडली जो है कह सकते हैं कि जून जुलाई 24 में शादी होनी चाहिए। अनिल जी, आपने सब पीरियड में वीनस को ही क्यों लिया? बिकॉज वीनस इज द प्लैनेट, एक तो यहाँ पर 5th हाउस का लॉर्ड है, और जब ट्रांजिट में जुपिटर वीनस को देखेगा भी, और वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ मटेरियल कंफर्ट्स फॉर ऑल, दैट इंक्लूड्स मैरिज आल्सो। जो हमारे लाइफ के जो मटेरियल कंफर्ट्स होते हैं उनको इंडिकेट करता है, तो नेचुरली मैरिज इज अ पार्ट ऑफ दैट। ओके जैन साहब, थैंक यू, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। चलिए अब दूसरा, ये दूसरा जातक का केस लीजिए जन साहब, मेल चाइल्ड हाँ, दूसरा जो आपने और उसको दिया है, एक मेल का भी दिया है, तो उसको भी देख लेते हैं। इनका आप देखिए कि जो डेट है 3rd नवंबर 92, टाइम इज 1720 एंड प्लेस इज लखनऊ। दिस इज द डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्स ऑफ द बर्थ एक्चुअली। तो यहाँ थोड़ा सा देखिए कि जो प्लैनेट की पोजीशन है, अगर हम फर्स्ट हाउस को देखें, फर्स्ट हाउस को, तो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल है, ये उपचय स्थान में प्लेस्ड है यहाँ पर, और कोई प्लैनेट इसको शायद आस्पेक्ट भी नहीं कर रहा, बट मरकरी वीनस इसको यहाँ देख रहे हैं, और जुपिटर भी इसको यहाँ पर देख रहा है। तो लग्न इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, लग्न का जहां तक सवाल है, लग्न हम कहेंगे लग्न स्ट्रॉन्ग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगर थोड़ा सा इसको देखते हैं 7th हाउस को, कि 7th हाउस की क्या पोजीशन, तो यहाँ पर पहले तो डेबिलिटेटेड सैटर्न सन का प्लेसमेंट है, यहाँ पर सन जो है वो नीच का है यहाँ पर। तो और यहाँ पर जो एक नीच भंग राजयोग भी होता है, तो इसको नहीं, नीच भंग नहीं आ रहा, कोई कंडीशन यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो रही, तो सन यहाँ पर नीच का है। और दूसरी तरफ अगर हम इस हाउस के ऊपर प्लैनेट का एस्पेक्ट देखें, तो एक तो शनि एस्पेक्ट कर रहा है, 10th एस्पेक्ट, मंगल यहाँ पर एस्पेक्ट कर रहा है, राहु यहाँ पर है ही ऑलरेडी। तो एक तो सारे मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है।
सारे मैलेफिक A to Z, और सारे बेनिफिक का भी एसोसिएशन है, मरकरी, वीनस, जुपिटर। तो दोनों चीजें हैं, सारे मैलेफिक का भी एसोसिएशन है और सारे बेनिफिक प्लैनेट का भी यहाँ पर एसोसिएशन है। और क्योंकि जब सैटर्न का एसोसिएशन या सैटर्न के साथ जैसे यहाँ पर सन भी है, तो ये दो प्लैनेट का जब एसोसिएशन हो जाता है, तो एक तरह से हम कहते हैं कि कुछ प्लैनेट होते हैं जो हमें सेपरेटिंग टेंडेंसी देते हैं। उसमें से 4 प्लैनेट इंपॉर्टेंट हैं, सन, सैटर्न, राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस। तो किसी भी हाउस के साथ जब इनमें से 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट का एसोसिएशन होता है, तो हमें उस लाइफ के सिग्निफिकेशन से अलग करते हैं। तो मैरिज के सुख में थोड़ी सी बाधा आती है, क्योंकि सन और सैटर्न दोनों का ही एसोसिएशन है यहाँ पर। फिर 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, दैट इज अगेन ए नेगेटिव पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज। बट पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट यही है कि तीनों बेनिफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन है इस हाउस के साथ, जिसको हम ज्योतिष की भाषा में शुभकत्री योग कहते हैं, शुभकत्री योग। और जुपिटर को भी देखें तो जुपिटर का जो प्लेसमेंट है वो ठीक है, 6th हाउस में उच्च स्थान है, तो 6th हाउस वैसे भी अच्छा माना जाता है, तो 6th हाउस में इसका प्लेसमेंट है। तो ये दोनों चीजें मिलकर इंडिकेट करती हैं कि डिले तो है मैरिज में, लेकिन शादी अवश्य होगी, शादी होनी चाहिए। और उसके लिए हम थोड़ा सा नवांश चार्ट को भी देख लेते हैं एक बार, कि नवांश चार्ट में प्लैनेट की क्या पोजीशन। और नवांश चार्ट में भी आप देखेंगे कि एग्जैक्टली वही पोजीशन है लग्न की। यहाँ पर मरकरी यहाँ पर है, विनस इसको देख रहा है, जुपिटर इसको देख रहा है, तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। और साथ में सारे मैलेफिक का भी एसोसिएशन है, सन देख रहा है, मार्स देख रहा है, सैटर्न इस हाउस को देख रहा है। तो लग्न के साथ सारे मैलेफिक का भी एसोसिएशन है, सारे बेनिफिक का भी एसोसिएशन। तो अगर ये बेनिफिक का एसोसिएशन नहीं होता, फिर तो हम कह सकते थे कि इट्स ए केस ऑफ डिनायल ऑफ मैरिज। बट सारे मैलेफिक का भी एसोसिएशन है और बेनिफिक का भी एसोसिएशन, तो इट इंडिकेट्स कि शादी होनी चाहिए। डिले तो है डेफिनेटली जो है, बट शादी होगी जो है। अब कब होगी शादी, वो जरा हम अब लग्न चार्ट से देखते हैं। दशा क्या चल रही है इस समय? जुपिटर वीनस का पीरियड चल रहा है, जुपिटर वीनस का पीरियड चल रहा है। और वीनस हमने कहा कि वो शादी का कारक है मेल के हॉरोस्कोप में। और जुपिटर वीनस को भी अगर हम देखें यहाँ पर कि इन प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्या है, तो जुपिटर भी 5.6 है और वीनस भी 5.6 है, दोनों की स्ट्रेंथ इक्वली है। तो हम दोनों के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और दोनों ही फेवरेबल है फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज, दोनों ही फेवरेबल है फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज, राइट। अब जो गोचर चल रहा है यहाँ पर इस समय, जुपिटर का गोचर यहाँ पर है, जुपिटर का गोचर यहाँ पर है, और राहु का भी गोचर यहाँ पर है। और राहु यहाँ पर 29 नवंबर तक रहेगा, 29 नवंबर के बाद राहु विल गो टू दिस साइन। तो अभी जो जुपिटर का गोचर यहाँ पर है, जुपिटर इसको एस्पेक्ट कर रहा है। शनि का गोचर यहाँ पर है। तो पहली चीज तो यह है कि 7.5 का पीरियड चल रहा है, 7.5 का लास्ट फेज है। तो मून तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न है ही है, क्योंकि जब तक सैटर्न का दबाव नहीं पड़ता आप डिसीजन नहीं ले पाते शादी के लिए। तो समहाउ जो है वो मून के साथ सैटर्न का भी एसोसिएशन। और इस समय जो ट्रांजिट का सैटर्न है, इट इज एस्पेक्टिंग दिस हाउस, 10th एस्पेक्ट जो है, which is where the lord of 7th house is also placed, lord of 7th house is also placed। तो सैटर्न का जो ट्रांजिट में एस्पेक्ट है 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर भी है, और जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो 7th हाउस के ऊपर भी है और 9th हाउस के ऊपर भी है, क्योंकि 9th हाउस भी कभी कभी, और 9th हाउस उसकी अपनी राशि है, तो 9th हाउस भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैरिज के लिए। तो भाग्य स्थान अच्छा है, 7th हाउस के ऊपर गोचर अच्छा है, मून के साथ सैटर्न का एसोसिएशन हो रहा है, सैटर्न 7th हाउस के लॉर्ड को भी देख रहा है। और ये जो दशा इस समय जो चल रही है, जुपिटर वीनस का पीरियड चल रहा है, जुपिटर वीनस का पीरियड। दोनों हमने देखा कि दोनों ही प्लैनेट फेवरेबल है फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज, दोनों ही प्लैनेट फेवरेबल है। और जो राहु है, जो राहु नेचुरली थोड़ा सा एक मैलेफिक इफेक्ट देता है इसको, क्योंकि इस समय सन है, राहु है, सैटर्न का, तीनों का एस्पेक्ट थोड़ा सा खराब हो जाता है। पर जैसे ही राहु का ट्रांजिट चेंज होगा
और जैसे मैंने कहा कि वो 29 नवंबर को चेंज होगा और उसके बाद शादी का योग बनता है। और जब तक ये जुपिटर यहाँ पर रहेगा अप्रैल एंड तक 24 में, उस पीरियड में शादी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि एक तरह से कि यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये जो मून का पीरियड है, सॉरी इसमें जुपिटर का जो ये पीरियड आएगा, ये मतलब जनवरी फरवरी 24 में, जनवरी फरवरी 24 में, उस टाइम शादी का बहुत स्ट्रांग योग बनता है इस हॉरोस्कोप में। तो ये सारी चीजें, दशा है, ट्रांजिट है, हाउस की क्या पोजीशन है, उसको देखकर वी कैन हैव एन आइडिया कि शादी होगी तो कब होगी। बट इट्स नॉट ए केस ऑफ डिनायल ऑफ मैरिज, क्योंकि 7th हाउस के साथ भी बेनिफिक मैलेफिक दोनों का एसोसिएशन है। नवांश में भी लग्न के साथ बेनिफिक मैलेफिक दोनों का एसोसिएशन है। तो डिले इंडिकेट करता है, नो डाउट, बट इट्स नॉट ए केस ऑफ डिनायल ऑफ थैंक मैरिज। यू। ये पोजीशन है सिन्हा साहब। थैंक यू जैन साहब। मैं डॉक्टर कर्णवाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर कुछ अपनी टिप्पणी करना चाहें तो अच्छा रहेगा। नहीं, मैं जान साहब से सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि जी हम मून साइंस से क्यों नहीं देख सकते हैं इसका टाइमिंग ऑफ मैरिज? हाँ, हम देखिए लग्न दो से- चीज, हाँ हाँ बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखिए 3 चीजें हैं। अ, एक लग्न चार्ट होता है, एक मून चार्ट होता है, एक सन चार्ट होता है। लग्न चार्ट, मून चार्ट और सन चार्ट। और जनरली क्वेश्चन ये आता है कि हम लग्न से क्यों देख रहे हैं, मून से क्यों नहीं देखते, सन से क्यों नहीं देखते। और आप देखते भी हैं कंप्यूटर हॉरोस्कोप में एक सुदर्शन चक्र बना होता है, एंड दैट इज द सुपर इम्पोजिशन ऑफ ऑल दीज 3 चार्ट्स। तो 3 चीजें हैं, 2 तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक तो लग्न इज द बॉडी, whatever you actually get in the life, that we have to see from the Lagna chart. But it is not necessary ki what is your aptitude, what is your interest, you will get the same thing in the life. You may get the entirely different thing in the life actually. The moon chart only tells you what is your aptitude, what is your interest. जैसे हम कहते हैं कि बच्चे है कि बच्चे को किसकी एजुकेशन दी जाए, किस स्ट्रीम में हम उसको एजुकेशन दें, तो वो मून चार्ट से आप देखेंगे। बट जरूरी नहीं है कि जो उसका एप्टीट्यूड है, जैसे हम लोगों को मान लीजिए इंजीनियर बना दिया गया, हो सकता है इंजीनियरिंग में हमारा कोई एप्टीट्यूड ना रहा, तो लग्न चार्ट इंडिकेट करता था कि इंजीनियर बनेंगे तो इंजीनियर बन गए। और मून चार्ट बताता है कि आपका एक्चुअल एप्टीट्यूड क्या है। और सन चार्ट बताता है कि ठीक है आपको क्या मिला, आपका क्या इंटरेस्ट है, बट योर सोल में बी वांटिंग समथिंग एल्स। आप देखते भी हैं कि बहुत से लोग हाईली क्वालिफाइड होकर दे बिकम मॉन्क, they go to a small village, they start doing some social humanitarian charitable service. So this is what your soul wants. Soul is not interested in the money. तो तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग आपकी लाइफ में बताती हैं कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, आपका मन क्या चाहता है, लेकिन जो मिलता है एक्चुअली में वो लंग से मिलता है। और कुछ लोग जो आपने कहा कि मून चार्ट से भी देखना चाहिए, तो उसके बारे में यह है कि हम ग्रह बल निकालते हैं, भाव बल निकालते हैं, तो हमें हर हाउस की स्ट्रेंथ मालूम होती है, हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ मालूम होती है। तो उसके बारे में कहा कि इन तीनों में से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, या तो लग्न या सन या मून, उस चार्ट की रिजल्ट प्रिवेल करेंगे। मून अगर बहुत स्ट्रांग है तो नेचुरली योर माइंड विल प्रिवेल, तो रिजल्ट हमें वैसे ही मिलेंगे। सन इज वेरी स्ट्रांग, देन योर सन विल प्रिवेल, जो आपकी आत्मा चाहती है वो आप पहुंच जाएंगे उसके ऊपर जो है। बट एक्चुअल में जो हमें लाइफ में मिलता है वो लग्न चार्ट से हमें देखना चाहिए। लेकिन जब हम इंटरेस्ट की बात करें कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, तब हम उनकी बात कर सकते हैं। बट जैसा आपने कहा कि मिला कुछ भी, पढ़ाई हमने कुछ भी की, लेकिन हमारा जो आत्मा तो कुछ और चाहती है। आत्मा इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। वो चाहती है कि हम तो मॉन्क बन जाए, साधु बन जाए, कुछ और काम करें जो है। और होता भी है, ऐसे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं वेरी वेल क्वालिफाइड एंड दे बिकम मॉन्क आल्सो। थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग मी जैन साहब। अब मेरा एक और क्वेश्चन था कि जो जी डिवोर्सेस हैं, if they जी, want to go in for second marriage, so how करेक्ट, do we see for the timing of marriage in the cases of divorcees, whether they will be वेरी गुड, marrying again or not? करेक्ट।
Very good. I say it's a very relevant question, very important question also. Now we are saying, let's say there is a separation, divorce, whatever may be the reason actually. And now the question comes about the second marriage. कि second marriage होगी या नहीं होगी, पहले हमें ये देखना है, होगी तो कब होगी। हम किसी भी चीज को, जैसे लॉन्गिविटी है हमारी, तो एक जन्म हमारा खत्म होता है, दूसरा जन्म शुरू होता है। ऐसे ही मैरिज की लॉन्गिविटी भी हम मैरिज से 8th हाउस से देखते हैं। तो मैरिज से जो 8th हाउस है, 7th हाउस से 8th हाउस, कौन सा हाउस हुआ? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। तो सेकंड मैरिज वी विल सी फ्रॉम दिस हाउस कि whether second marriage will take place or not. That will depend on the position of second house. If second house is well placed, there is a possibility of second marriage. If second house is afflicted, then there is no possibility of second marriage. और जब second house से connected कोई दशा ऑपरेट होगी, तब हम कहेंगे कि second उस पीरियड में हो जाएगा। I can give you an example also. See this person. What is the position of 7th house here? 7th house is afflicted with Sun, Saturn, Rahu, and Lord of 12th house, which is Venus. And I told you that these four are the separating tendency giving planets. तो 7th हाउस के ऊपर जब चारों सेपरेटिंग टेंडेंसी गिविंग प्लैनेट का एसोसिएशन हो गया, तो मैरिज का सुख तो खत्म हो गया, फर्स्ट मैरिज का सुख खत्म हो गया। तो हिज वाइफ डाइड एक्चुअली somewhere in this Mars Rahu period. Mars Rahu period. Or then the question came whether second marriage will take place or not. So यहाँ पर if you see this second house, so what is the position of second house? It's a really good position because it's aspected by Jupiter. Rather, there is an exchange of Mercury and Jupiter. Exchange of Mercury and Jupiter. And there is no involvement of any malefic planet in the second house. तो नेचुरली सेकंड हाउस फेवरेबल है यहाँ पर, तो इंडिकेट यही करता है कि सेकंड मैरिज होगी। कब होगी? अब ये जो मरकरी का पीरियड आएगा जो कि इस हाउस से कनेक्टेड है। मरकरी यहाँ पर प्लेस्ड, मरकरी जो है यहाँ पर प्लेस्ड है। तो ही गॉट मैरिड ड्यूरिंग मार्च मरकरी पीरियड, समवेयर इन June 21 ही गॉट मैरिड। तो सेकंड मैरिज हमेशा हम जो है वो सेकंड हाउस से देखते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो हमारा 7th हाउस से 8th हाउस। तो ये तो हो गया कि मैरिज होगी या नहीं होगी, या मैरिज कब होगी। बट इफ यू वांट टू सी द नेचर ऑफ द सेकंड स्पाउस, तो देन यू हैव टू सी फ्रॉम 9th हाउस। जैसे हमने फर्स्ट हाउस 7th हाउस से फर्स्ट स्पाउस का नेचर देखा, लेकिन सेकंड स्पाउस का अगर नेचर देखना है तो थर्ड फ्रॉम द 7th, दैट इज 9th हाउस। Now, the only thing is you said that if the second house is afflicted, then there will be no second marriage. No second marriage, yeah. But I have come across 2 horoscopes at least. Second house was afflicted in one case with the Saturn and Rahu. And the other one was Mars and Rahu. But both got married subsequently. देखिए, मैंने कहा ना कि this is one of the factor, but we have to see in totality. Maybe Navamsha might be favoring, maybe other planets might be favoring actually. So unless we see in totality, because this becomes only one aspect. But when we see in totality, because if there is some negative factor, there may be some other positive factors also. हो सकता है कि उसके लॉर्ड के साथ कुछ पॉजिटिव प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हो। तो जब भी कोई हाउस देखते हैं तो not only we see the planet here, we also see the position of lord of that house, we also see the position of karka for that house. So and this position is only 1/3. जी, आप बोलिए सर। राजेश ओबराय जी, आपको कुछ कहना हो जो भी टिप्पणी डॉक्टर कर्णवाल ने की है, और आप उसमें कुछ आगे पूछना चाहते हो जैन साहब से? थर्ड मैरिज भी बता दीजिए, वो कौन से घर से देखी? Third marriage also will see from second house only.